नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्सी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। पेश है पब्लिक एशिया हाइलाइट्स। डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आज सुबह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। लगभग 2 दशक तक मध्य प्रदेश की सत्ता संभालने वाले शिवराज सिंह चौहान की सीएम की कुर्सी अब चली गई है। सीएम की कुर्सी खोने के बाद शिवराज सिंह का दर्द छलका है। एमपी में मोहन यादव सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। समारोह से पहले ही शिवराज सिंह ने बड़ा बयान दिया। पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि आज मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि वे प्रदेश की समृद्धि और विकास को और जनता के कल्याण को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि पीएम मोदी समेत भाजपा के कई दिग्गज नेता इस आयोजन में शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से भारी मात्रा में नकदी मिलने के बाद अब पार्टी सवालों के घेरे में है। भाजपा भी इसे लेकर कांग्रेस को लगातार घेरते नजर आ रही है। धीरज साहू के एक्स अकाउंट में राहुल गांधी व मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के साथ वाली उनकी तस्वीरें थीं, जो अब हटाई जा रही हैं। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी 7वें दिन मंगलवार को भी जारी रही थी। रांची व लोहरदगा स्थित धीरज साहू के आवासों में छापेमारी के समय विभाग के हाथ कुछ दस्तावेजों के अलावा कुछ खास नहीं लगा है। शक है कि रांची के रेडियम रोड स्थित आवास में करोड़ों के जेवरात व अन्य महंगे धातु मिल सकते हैं। झारखंड के जमताड़ा से कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी मुश्किलों में फंसे कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि धीरज साहू पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त कांग्रेस के सभी नेताओं को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश चाहता है कि आप 1947 के बाद से अब तक की सबसे बड़ी मनी हाइस्ट के बारे में बताएं। कैसे आपके दोस्त अदानी ने आयातित कोयले और बिजली उपकरणों की कीमतें बढ़ाईं और भारत से 17,500 करोड़ रुपए हड़प लिए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अनुच्छेद 370 हटाने के निर्णय को सही ठहराए जाने से जम्मू कश्मीर में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। अनुच्छेद 370 अब जम्मू कश्मीर में कोई मुद्दा ही नहीं रहा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबसे ज्यादा असर इंडिया पर होने की संभावना है। नेका व पीडीपी ही आपस में मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय ले सकती हैं। संसद के शीत सत्र के 8वें दिन आज पीएम नरेंद्र मोदी सुबह ही संसद भवन पहुंचे। यहां उन्होंने संसद पर 13 दिसंबर 2001 को हुए हमलों के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने संसद भवन पर हमले में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अगर पिछले विधानसभा चुनावों में जीत की 5 सीट कांग्रेस की आ जाती तो हरियाणा में भाजपा जजपा सरकार नहीं होती। अगले 6 महीनों के बाद हरियाणा में बहुत बड़ा बदलाव होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आना तय है। कांग्रेस सरकार आने के बाद 6 महीने के बाद 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन आएगी। जदयू के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने मंगलवार को कहा कि नीतीश कुमार के मास्टर स्ट्रोक के बाद भाजपा को अपनी नीति को मजबूर होकर बदलना पड़ा है। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने यह बात कही। केसी त्यागी ने कहा कि बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के बाद भगवा पार्टी को अपनी नीति में बदलाव करना पड़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी दी है। बाइडेन ने इजराइल की गाजा में सैन्य रणनीति को लेकर यह चेतावनी दी है। बाइडेन ने जोर देकर कहा कि इजराइल गाजा में अंधाधुंध बमबारी कर रहा है कि वह दुनिया भर में अपने समर्थक को खो सकता है। बाइडेन ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले का उल्लेख किया, लेकिन अब उनके बयान में पहले के मुकाबले बदलाव आता दिख रहा है।
इससे पहले इजरायली कार्यवाही को बाइडेन अंधाधुन बताने से बचते रहे हैं। अमेजॉन कंपनी के फाउंडर जेफ बेजोस की ब्लू ऑरिजिन कंपनी अगले हफ्ते सब ऑर्बिटल रॉकेट को लॉन्च करेगी। ब्लू ऑरिजिन ने मंगलवार को बताया कि उसका लक्ष्य अगले हफ्ते अपने न्यू शेपर्ड सब ऑर्बिटल रॉकेट को लॉन्च करने का है। इससे पहले कंपनी का रॉकेट साल 2022 में क्रैश हो गया था। कंपनी ने बताया कि हम अपने अगले न्यू शेपर्ड पेलोड मिशन को 18 दिसंबर को लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग में अब तक 3,15,000 रूसी सैनिकों की मौत हो चुकी है। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई इस जंग के पहले रूसी सेना में 3,60,000 सैनिक थे। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक जंग में 87% रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। जंग ने रूसी सेना को आधुनिक बनाने के पुतिन की कोशिशों को 15 साल पीछे धकेल दिया है। इस नुकसान से उबरने के लिए रूस अपनी सेना में रिहा हुए कैदियों को भर्ती कर रहा है, साथ ही जंग के मैदान में भी भेज रहा है। साल 2020 में हुए अश्वेत व्यक्ति मैनुअल एलिस की मौत को लेकर 3 पुलिस अधिकारियों पर एलिस की मौत का आरोप लगा था। अश्वेत व्यक्ति की मौत के मामले में आरोपित वॉशिंगटन राज्य के 3 पुलिस अधिकारियों के वकीलों ने जूरी को बताया कि उनकी मौत नशीली दवाओं के उपयोग का परिणाम थी। जूरी ने बताया कि अधिकारियों के बल के कारण एलिस की मौत नहीं हुई थी। पाकिस्तान की डेरा इस्माइल खान के दरबार इलाके में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा आत्मघाती हमला हुआ। इस आत्मघाती हमले में पाकिस्तानी सेना के 23 सैनिक मारे गए हैं। आतंकवादियों ने घात लगाकर सुरक्षा बलों के चेकपोस्ट को निशाना बनाया। पाकिस्तानी सेना की मीडिया यूनिट इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 आतंकवादियों ने मंगलवार यानी 12 दिसंबर को तड़के हमला किया। पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान में पाकिस्तानी सेना पर मंगलवार को हुए आत्मघाती हमले ने पड़ोसी मुल्क को झकझोर कर रख दिया है। इस आत्मघाती हमले में पाकिस्तानी सेना के 23 सैनिक मारे गए, जबकि 34 सैनिक घायल हो गए। आतंकवादियों ने घात लगाकर सुरक्षा बलों के चेकपोस्ट को निशाना बनाया। अब इस घटना के बाद पाकिस्तानी लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी इस हमले के लिए खुद पाकिस्तान को जिम्मेदार मानते हैं। कुछ का कहना है कि पाकिस्तान ने जो खाई दूसरे के लिए खोदी थी, आज वह उसी में गिर रहा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस के पास जैक्स कार्टियर नाम का एक स्कूल काफी विवादों में है। इसके चलते मंगलवार को फ्रांस के शिक्षा मंत्री गैब्रियल अट्टाल तक को स्कूल का दौरा करना पड़ा। ब्राजील की प्रथम महिला रोसांगेला लूला सिल्वा का मंगलवार को एक्स अकाउंट हैक हो गया। उनके अकाउंट से हैकरों ने महिला विरोधी संदेश पोस्ट किए। मामले की जांच ब्राजील पुलिस कर रही है। जानकारी के मुताबिक रोसांगेला सिल्वा का एक्स अकाउंट सोमवार की रात हैक किया गया था। उनके अकाउंट से उनका और उनके पति राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा का मजाक उड़ाते हुए कई अपमानजनक पोस्ट किए गए हैं। इजराइल और हमास के बीच युद्ध लगातार जारी है। इस बीच विश्व बैंक ने बताया है कि गाजा में इजराइल हमास युद्ध का फिलिस्तीनी अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। युद्ध का प्रभाव इस साल होने के साथ साथ अगले साल और भी तेजी से बढ़ सकता है। विश्व बैंक ने कहा कि हजारों लोगों की जान के अलावा संघर्ष ने फिलिस्तीन की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल गाजा पर अनिश्चित काल तक सुरक्षा नियंत्रित बनाए रखेगा। साथ ही इजराइल की ओर से युद्ध को लेकर एक निश्चित समय सीमा के लिए प्रतिबद्धता से इनकार कर दिया गया। इसके साथ ही नेतन्याहू ने संकेत दिए कि भारी जमीनी लड़ाई और हवाई हमलों का मौजूदा चरण हफ्तों तक चल सकता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज। धन्यवाद।